वेलकम टू ISPCS होम। आज ये वीडियो NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें जो है से मैं चैप्टर नंबर 5 और 6 कराऊंगा। पहले जो है से 2 लेक्चर आ चुका है जिसमें 1 to 4 जो है चैप्टर कराया जा चुका है, तो वो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और साइंस का भी लेक्चर मैंने करा दिया है। फर्स्ट लेक्चर जो है साइंस का आ गया, उसमें भी 2 चैप्टर मैंने कराया है और आगे भी साइंस का लेक्चर आएगा। यहाँ पे जो है इस चैनल पे 69th BPSC को लेकर फाउंडेशन लेवल से जो है आपकी तैयारी शुरू कराई जा रही है। तो पहले मैं NCERT को कंप्लीट कर दूंगा कुछ दिन में, 10 तक जो है सारे NCERT मैं आप लोगों को कुछ दिनों में ही कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद जो है मैं सप्लीमेंट्री बुक से जो है आपकी तैयारी करवाऊंगा, ताकि जो है आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो है नहीं छूट पाएगा। चाहे वो डीपली पूछे या नॉर्मल जो है वन लाइनर पूछे, तो आप सारे क्वेश्चन का जो है आंसर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। ये सिर्फ और भी एग्जामिनेशन जो होते हैं UPSC UPPSC कहीं भी आप देंगे तो NCERT हर जगह यूजफुल है, और सप्लीमेंट्री बुक जो भी कराऊंगा वो भी यूजफुल ही होगा। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो है लोग जुड़ सके और अपनी तैयारी यहाँ से कर सके। और जो है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और अगर कोई आप लोगों को सुझाव हो, कोई खामी हो तो बता दिया कीजिए कमेंट में, तो मैं उसको जो है पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ताकि जो है यहाँ जैसे ही पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं PDF जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम भी ISPCS होम नाम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर और जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो 5वां जो चैप्टर है इसका NCERT का क्या है, क्लास 6 हिस्ट्री का, कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो जो बुक्स और जो ग्रेव यार्ड है वो हमें क्या बताती हैं, ग्रेव्स हैं वो क्या बताती हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन जो MCQ फॉर्मेट में है, लेकिन इसमें सारे चीज़ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन किए गए हैं, ताकि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है ये इस तरह से नहीं छूटे यहाँ से। तो पहला है कि वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है से लगभग 1000 जो है 1500 से 1000 BC के करीब जो है ऋग्वेद का, यानी 3500 वर्ष पूर्व का जो काल था वो ऋग्वेदिक काल था। उसके बाद का जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इसमें जो है ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, और इसमें ज़्यादातर प्रार्थनाएं और सूक्त हैं, 10 से 28 सूक्त हैं। तो वो जो है, और ऋग्वेद में जो है देवताओं वगैरह, यज्ञ वगैरह की बातें कही गई है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र है। इंद्र, अग्नि और सोम। तो और अग्नि जो है, अग्नि देवता जो है वो आग के देवता है, इंद्र युद्ध के हैं, और सोम जो है वनस्पति यानी जो है फॉरेस्ट्री वगैरह जो है सब इनके देवता सोम है। सोम का जिक्र जो है 10वें मंडल में है, और सबसे ज़्यादा बार जो जिक्र है वो ऋग्वेद में वो इंद्र का है 250 बार। उसके बाद अग्नि का है वो 200 बार जो है जिक्र है ऋग्वेद में। तो ये जो है ऋग्वेद से जुड़ी कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋग्वेद के संदर्भ में जो कथन है क्या है, देखते हैं स्टेटमेंट ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। तो पहला कथन है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। दूसरा कथन है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था। तो पहला जो है स्टेटमेंट, ऋग्वेद की सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ पुरुषों द्वारा नहीं, महिलाओं द्वारा भी कुछ जो है इसकी रचना की गई थी, सूक्त की रचना की गई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऋग्वेद की भाषा प्राक सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक है, तो ये सही है, क्योंकि प्राक सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक उसकी भाषा को कहते हैं। ये जो है जो हमें स्कूल वगैरह में पढ़ाई जाती है उससे थोड़ा अलग होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो है उच्चारण और लोग याद कर लेते थे, और इसको पढ़ा नहीं जाता था बल्कि लिखा भी नहीं जाता था। लिखने का कार्य जो है 200 वर्ष पूर्व ही शुरू हुआ था और ऋग्वेद को, तो इसका जो है उच्चारण और श्रवण ही किया जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो सबसे कम जो है किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो वो हुआ है आपको इसमें गंगा का कम उल्लेख हुआ है और यमुना का कम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, 3
और 4 कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गंगा का जो है सबसे कम उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में सभी नदियों का उल्लेख हुआ है, जैसे सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्यास, लेकिन इन सब में जो है गंगा और यमुना का जो है सबसे कम उल्लेख हुआ है। और सबसे ज्यादा जो बार जो जिस नदी का जो है वर्णित किया गया, जिसका जिक्र किया गया है, तो वो है सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज्यादा बार जो है ऋग्वेद में किया गया। और सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है, नदी तामे भी कहा गया है। तो इसको जो है सबसे पवित्र, और सिंधु का जिक्र जो है सबसे ज्यादा बार हुआ है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही होता है। भाषा दिया गया है, भाषा परिवार दिया गया है, कौन से भाषा जो है किस परिवार से बिलोंग करता है। तो यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला है संस्कृत। तो संस्कृत भाषा किसका था? तो वो है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, और ए का जो है 4 हो जाएगा। और उसके बाद है पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा जो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। मलयालम, तो मलयालम जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको द्रविड़ भाषा परिवार। और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो देखते हैं आंसर में कौन सा है। तो आंसर में जो है वो बी है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऋग्वेद के संदर्भ में, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, पहला स्टेटमेंट है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, दूसरा स्टेटमेंट है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, तीसरा स्टेटमेंट है। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध होता था। सबसे ज्यादा जो युद्ध होता था वो गाय के लिए होता था, गौविष्टी कहते थे। तो गाय को जो है अघन्य माना जाता था और गाय के लिए युद्ध होता था। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार नहीं, तो केवल सरदार और पुरोहित जो है नहीं बांटते थे, बल्कि कुछ हिस्सा जो है सरदार और पुरोहित अपने पास रख लेते थे और बाकी जो है लोग आपस में बांट लिया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है सिर्फ सरदार ही जो है इसको रखते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इस काल में युद्ध के लिए कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, अस्थाई सेना नहीं थी, बल्कि जो है एक लोग जो है आपस में मिलकर लड़ते थे और कोई अस्थाई सेना नहीं थी। और ज्यादातर जो है पुरुष जो है युद्ध में भाग लेते थे। और तो इसका जो स्टेटमेंट है वो डी भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुरोहित और राजा के संदर्भ में जो है कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है। तो पुरोहित जो पूजा पाठ करवाते थे, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, पहला स्टेटमेंट है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि पुरोहित जो है ब्राह्मण कहा जाता था और वो यज्ञ वगैरह करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, तो ये जो है पुरोहित करवाते थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे, तो ये गलत है। राजा जो है महलों में नहीं रहते थे, बल्कि कोई बड़ा महल वगैरह नहीं था, सब एक साथ रहते थे। वहां जो है संघ में जो है सभा में जो है राजा लोग आपस में राजा चुन लेते थे, और जो है वही जो है एक प्रतिनिधित्व करता था। और जो सारी शक्तियां जो है लोग जो है उसको शक्तियां प्रदान करते थे। और जो है वो कर जो है वसूला करता था। लोग जो है भाग या बलि उसको कहते हैं, वो अपने मर्जी से देते थे। ऐसा नहीं था कि जो है वो कर जो है फिक्स किए हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। तो कौन सा नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है? पुरु जनियाविश, भरत जनियाविश, यदु जनियाविश। तो इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों जो है मिलते हैं। पूरे समुदाय, जन और विश जो है समुदाय के लिए प्रयोग होता था। तो और वैश्य शब्द जो है वो विष के लिए प्रयोग विष से ही निकला है। तो वैश्य को जो है तो विष, ये दोनों मिलाकर जो है ये जो है पुरु जो है भरत, ये सब यदु, ये सब जो है कबीला के तौर पे जो है जन या विष को जो है दोनों को मिलाकर यूज होता था। तो जन जो है एक जो है समुदाय के लिए जन का प्रयोग करते थे, और विश्व जो है वैश्य शब्द से निकला है।
तो वो भी एक समुदाय के लिए यूज करते थे। तो भरत जो था, भरत, पुरुष, यदु, ये सब एक समुदाय था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आर्य लोग अपने विरोधियों में निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? तो आर्य लोग जो है अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो वो कहते थे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, दस्यु कहते थे। वो जो है से इन लोगों को जो है से विरोधियों या गुलाम, और बाद में जो है से जैसे कि स्त्री वगैरह को भी दस्यु के नाम, दस्यु से ही पुकारे जाने लगा। जो नीचे जो इन्फेरियर लोग थे आर्य के इससे दृष्टि से, तो वो उनको जो है वो दस्यु कहते थे, या दुश्मन को भी अपने दस्यु कहते थे। नेक्स्ट, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय कुछ अन्य जगह पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महापाषाणिक कब्रें जो थी, कब्र पे जो है से जो पत्थर लगाया जाता था, महापाषाण इसको कहते थे, मेगालिथ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसके संदर्भ में कहा गया कि वो क्या था, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है और उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। पहला स्टेटमेंट है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। तो इसका जो ऑप्शन ए, इसमें क्या कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ दक्कन में या दक्षिण के क्षेत्र में नहीं, बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है ये देखने को आपको मिल जाएगा। ये जो है महापाषाण जो पत्थर है, मेगालिथ जिसको कहते हैं। और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ जो है आधा जो है जमीन के ऊपर होता था, जमीन के नीचे होता था। और ये कब्र में जो है ज्यादातर डिनोट करने के लिए लगाया जाता था। कब्र के ऊपर जो है एक बड़े से पत्थर को डिनोट कर दिया जाता था। और ये सिर्फ जो है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि उत्तर भारत में कश्मीर वगैरह के क्षेत्र में भी ये काफी प्रचलित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर के महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है? तो जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को जो है कौन सा, जो है मेगालिथ को कौन सा जो चिन्ह दर्शाता है? तो साइन, तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर पहला है, अकेला खड़ा हुआ पत्थर दूसरा है, पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो इसका जो हो जाएगा गोलाकार सजाए हुए पत्थर, ऑप्शन 1, और अकेला खड़ा हुआ पत्थर 1 2। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पत्थरों के चबूतरे नहीं, पत्थरों के जो बड़े से चबूतरे उस पे लोग बैठा करते थे। और ये जो है सजाया हुआ, जो चारों तरफ से, जो कहीं कहीं पे कब्र में जो चारों तरफ पत्थर रखा हुआ था, चारों तरफ गोल करके जो है एक पत्थर का जो है यहाँ 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 हर तरफ जो है पत्थर का रख दिया जाता था। उसको जो है वही पत्थर जो है महापाषाण बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। और कहीं और जो है लगभग जगह जो अकेला खड़ा हुआ पत्थर था, जिसको हम लोग मेगालिथ कहते थे। नेक्स्ट, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ सामान्यतः मृतकों के खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसको जो है किस नाम से जाना जाता था? बर्तन को जो है से लोगों के साथ दफना दिया जाता था। बहुत सारे लोगों में जो में कब्र से जो है बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, जो बर्तन के साथ दफनाया गया है। तो उसमें वो क्या कहते थे? तो उसको कहते थे काले लाल मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा, रेड ब्लैक वेयर उसको कहते थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन उसको कहते थे। नेक्स्ट, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है से मेगालिथ के बारे में सही नहीं है? तो देखते हैं। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। पहला स्टेटमेंट है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। दूसरा स्टेटमेंट है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। कब्रों में दोबारा डाले जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहा जाता था। तो स्टेटमेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि महापाषाणिक कब्रों को प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। तो ये सही है कि जो से सामाजिक स्थिति में जो भिन्नता थी, कि ये कौन से किस तरह के लोग थे, जिसमें जो जो राजा वगैरह थे उसको उनको बहुत सारे आभूषणों के साथ दफनाया जाता था, बड़े बड़े लोगों को। तो ये एक सामाजिक भिन्नता को भी दर्शाती थी। उसके बाद कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के लोग जो है बहुत सारे जो है कंकाल पाए गए हैं। एक ही परिवार के लोगों को एक साथ जो है दफनाया जाता था एक ही कब्र में। तो उसको ये भी साक्ष्य पाए गए हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टान या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। तो ये भी है कि शवों को दूसरे किस परिवार का शव है यहाँ पे है, तो उस तरह से चिन्ह बना देते थे ताकि लोग जो है यहाँ पर आके अपने अपने लोगों का शव यहाँ पर दफना सके। तो ये भी सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से बल्कि नहीं जानते थे। रास्ता जो होता था उसको पोर्ट होल के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कि डी जो है इसमें सही नहीं है, क्योंकि पोर्ट होल उसको जानते थे हम लोग, डेथ होल नहीं।
नेक्स्ट इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इनाम गांव जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है घोर नदी के किनारे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, घोर नदी के किनारे स्थित है और ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो यहाँ भी जो है से लोगों को दफनाने वगैरह के साक्ष्य में मिला है। और उत्तर की ओर जो है दफनाने का, उत्तर की ओर सिर रखकर जो है दफनाया गया है। तो इनाम गांव से ये चीज हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो चरक ने लिखा था वो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है चिकित्सा से संबंधित। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है। 2000 वर्ष पूर्व जो है चरक नाम के वैद्य ने इसको लिखा था, चरक संहिता। और इसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं और अभी जो कहा गया है 206, तो उन्होंने जोड़ जाड़ के कहा था, पूरा कार्टिलेज वगैरह सबको जोड़ के जो है उन्होंने कहा था कि ये जो है से 360 हड्डियां हैं। तो बहुत हद तक जो है ये एक्यूरेट थे। तो चरक संहिता जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अब नेक्स्ट है कि राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो मतलब कि अब जो है से जनपद काल, महाजनपद काल के बारे में है और उसमें जो है रिपब्लिक वगैरह थी, गणराज्य थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ इनमें से कौन है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन है इसमें से? तो ऋग्वेद जो है से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन और वर्ण आधारित कार्य विभाजन। तो वैदिक काल और वर्ण आधारित कार्य विभाजन है कि कौन सा जो है से वर्णों का जो है से पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जिक्र है। तो उसमें जो है से दिया गया है कि वर्ण के बारे में, तो कौन सा कार्य कौन सा वर्ण करता था? तो देखते हैं। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का जो कार्य है वो यज्ञ, और ए का 2 हो जाएगा। शूद्र, शूद्र का जो कार्य था वो था सेवा, सर्विस। विश्व का क्या कार्य था? वैश्य का, तो वैश्य का था व्यापार। और क्षत्रिय का रक्षा, क्षत्रिय का युद्ध। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था, कथन है एक, और रीजन दिया गया है कारण उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, लेकिन ये जो आर जो है इसका जो है से व्याख्या नहीं करता है। तो ये जो है से रीजन जो है कथन का जो है से स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं और शूद्रों को एक समान माना जाता था, बहुत सारे अधिकार महिलाओं और शूद्रों को नहीं प्राप्त थे, दोनों को। उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये भी सही ये भी है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है। तो ये दोनों जो है अलग अलग वजह है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक काल के संदर्भ में जो है विचार करना है। तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त करते थे। तो ये सही है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को जो है यज्ञ का अधिकार प्राप्त था कि यज्ञ लोग कर सकते हैं। शूद्रों को अछूत माना जाता था, तो अछूत नहीं माना जाता था शूद्रों को। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि शूद्रों को जो है अछूत नहीं माना जाता था। वो काम के आधार पर लोग शूद्र को जो है डिवीजन था, तो ये कोई अछूत नहीं माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो ये भी सही है कि जन्म के आधार पर होता था, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण होगा और जो ये है, लेकिन जो है उनको जो है अछूत नहीं माना जाता कि ये अछूत हो गया, ये काम कर रहा है इस वजह से वो अछूत है। तो ये जो है अछूत वगैरह की जो भावनाएं हैं वो उत्तर वैदिक काल में जाकर जो है काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी, और ये जो है काफी कंक्रीट हो गया ये बाद में चलते चलते जो है मध्यकालीन भारत में जो है अछूतों की भावना। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक काल के संदर्भ में विचार करते हैं। ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। पहला जो है स्टेटमेंट है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहित का प्रभाव बहुत ही सीमित था। तो दूसरा स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी जो है आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है कि ब्राह्मण द्वारा जो बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी
तो पूरी तरह से इसको अस्वीकार नहीं किया गया, और इसी वजह से जो है से बहुत सारे धर्म आगे चलकर जो है से उभरे भी। जैसे गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म लाया, जैनिज्म आया। तो ये जो है से वर्ण व्यवस्था को लेकर जो है से लोग बहुत परेशान थे, क्षुद्र वगैरह, क्षुद्र की कंडीशन बहुत ही खराब थी, और वो जो है सबसे ज्यादा जो है कन्वर्ट हुए बाद में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपमहाद्वीप में जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव सीमित था, तो ये भी बिल्कुल सही मिथ है कि पूर्वोत्तर इलाके में जो है पुरोहित का प्रभाव जो है वो सीमित ही था। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जनपद, ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थानों पर स्थित है? तो कहाँ कहाँ स्थित है? तो पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, और अतरंजी खेरा एटा। तो ये सारी जगह जो है ये बस्तियां स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सारी जगह जो है ये बस्तियां मिले हैं, तो ये जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद के संदर्भ में विचार करना है। तो महाजनपदों की कई राजधानियां में किलेबंदी की गई थी। तो महाजनपदों की कई राजधानियां में किलेबंदी की गई थी, तो ये सही है। राज्य सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो इसका स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, ऑप्शन ए जो है सही है इसमें। क्योंकि ये जो है महाजनपद काल जब शुरू हुआ 2500 वर्ष पूर्व, तो राजधानी जो बनी उसको किलाबंद किया जाता था। राज्य सेना रखते थे, लेकिन उनको वेतन भी दिया जाता था, लेकिन उनको जो है सिर्फ आहत सिक्के में भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारी चीजों में उनको भुगतान दिया जाता था। नेक्स्ट है, महाजनपद की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर टैक्स के बारे में, महाजनपद में किस तरह से टैक्स लेता था, तो उसके बारे में विचार करना है। प्रायः उपज के 1/3वां हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। 1/3वां हिस्सा जो है लिया जाता था, ये गलत है। 1/6 हिस्सा जो है से कर के रूप में लिया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर भुगतान करना होता था, तो ये ऑप्शन सही है कि जो कारीगर थे, जो जिनको पैसा नहीं था, तो वो श्रम करते थे, लेबर करके जो है अपना कर को भुगतान करते थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो जो है कर करके, मतलब कि कारीगर जो है श्रम करके जो है कोई जो भी जिसमें निपुण है वो काम करके जो है वो अपना लेबर पूरा करता था। नेक्स्ट है, जहां महाजनपद कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद कर व्यवस्था यानी टैक्स के संदर्भ में जो है विचार करना है। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादकों के रूप में कर देना पड़ता था। तो यह बिल्कुल सही है कि जिनको जो है से पशुपालक थे, तो वो जानवर देते थे या उनके उत्पाद जो भी होता था, दही घी वगैरह उनके रूप में, दूध, तो उनके रूप में जो है से कर देते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर वही कर देना पड़ता था। तो व्यापारियों को जो है ये देना पड़ता था कर, कि सामान खरीद रहे हैं या बेचना है, इस पे भी कर देना पड़ता था। आखेटक अर्थ संग्रह कर से पूर्णतः मुक्त थे, तो ये गलत है। क्योंकि ये जो है फूड गैदरर और हंटर जो थे, तो वो ऐसा नहीं था कि वो मुक्त थे। वो जो है जंगल से जो भी चीज लेके आते थे, जो जो है जड़ी बूटी ये सब वो सब, तो उसको भी देना पड़ता था। जंगल की वस्तुएं जो है राजा को कर में देना पड़ता था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कौशाम्बी जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है कौशाम्बी। और कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो कृषि के क्षेत्र में जो है चेंज आया, एग्रीकल्चर में चेंज आया महाजनपद काल में, तो उस पर जो है से विचार करना है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, तो ये सही है। जो हल का जो फाल है, प्लाव जो है वो लोहे का बनने लगा था, जिससे जो है से जमीन जो है मोटी, जो जहाँ जो है जमीन जो है काफी कड़ी जमीन होती थी, उसको भी खुदाई किया जाने लगा, और अच्छे से जो है से कृषि होने लगी। लोगों को ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों को रोपण करके शुरू कर दी थी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है कि बीज छिड़कने के बजाय जो है जब जो खेती लोहे से हल से जो है अच्छे से खुदाई हो गई, जुताई, तो उसके बाद जो है से वो रोप के जो है से बीज की करते थे खेती, जिससे काफी ज्यादा जो मात्रा में जो है से धान वगैरह उपजते थे, फसल वगैरह उपजते थे। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मगध के संदर्भ में विचार करना है। तो मगध के बारे में देखते हैं क्या है। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती है, तो ये बिल्कुल सही है। मगध महाजनपद से होकर गंगा और सोन नदियां जो है से गुजरती थी, ये बिल्कुल सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो ये भी सही है, जंगल से भरा था मगध का एक हिस्सा। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो इस क्षेत्र में जो है लौह अयस्क की आयरन ओर की खदानें थी, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मगध और अवंती में जो है से लौह था, जिसमें मगध जो है बाद में इस पर हावी हो गया और बाद में अवंती को भी अपने राज्य में मिला लिया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासन नहीं रहा था। तो मगध का शासन जो है नहीं था। तो बिंबिसार था, ये पहला ही शासक था मगध साम्राज्य का, हर्यंक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु भी था, ये बिंबिसार का पुत्र था। और उसके बाद महापद्मानंद भी था, ये नंद डायनेस्टी का संस्थापक था। उसके बाद प्रसेनजीत जो है वो नहीं था। प्रसेनजीत जो है वो कौशल महाजनपद का राजा था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही। तो मगध की राजधानी कभी नहीं थी, तो राजगिरी तो थी। राजगिरी पहली ही राजधानी थी जिसे गिरिराज भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र भी थी जिसको उदयन ने बसाया था, उदयन ने पहली बार इसको राजधानी अपनी बनाई थी। श्रावस्ती जो है वो नहीं थी। श्रावस्ती जो है वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन 1 एंड 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें पूछा कौन नहीं रही, तो नहीं जो रही तो वो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय के अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सिकंदर जो है विश्व विजय का सपना लेकर निकला और वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ निकला 327 ईस्वी के करीब जो है उसने हेडिस की लड़ाई भी लड़ी थी। तो उसने सबसे पहले जो है पोरस से वो जो है लड़ा। पोरस नाम का राजा जो है उसने लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा। बाद में जो है सिकंदर खुश होकर उसका राजपाट लौटा दिया था। तो उसके संदर्भ में देखते हैं, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि वो वहां से जो है आगे बढ़ने से इनकार कर दिया सिकंदर की सेना। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो वो जो है हाथियों की सेना जो देखकर जो है सिकंदर की सेना काफी भयभीत हो गई कि इतनी बड़ी सेना है, उसको हम लोग हरा नहीं सकते हैं। तो वो लोग काफी भयभीत हो गए। तो सिकंदर की ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उस वक्त जो है घनानंद जो है भारत मगध साम्राज्य का राजा था, समकालीन जो है घनानंद था। नेक्स्ट, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो वज्जी जो राज्य था गणराज्य था। उसकी राजधानी क्या थी। सबसे पहला गणराज्य जो है वैशाली में स्थापित किया गया था। तो इसकी राजधानी ऑप्शन ए जो है वैशाली थी। मथुरा किसकी थी। तो सूरसेन की राजधानी जो मथुरा थी। और वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी थी। और अंग की राजधानी जो है चंपा थी। नेक्स्ट है, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गण या संघ के संदर्भ में जो है विचार करना है। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य के क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। तो ये गलत है। एक ही शासक के अधीन नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग जो है गण में जो है एक रिपब्लिक टाइप का था, उसको गण कहते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बुद्ध और महावीर जो है दोनों जो है गण और संघ से संबंधित थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, गण या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी। तो गण या संघों पर जो है इनमें से किसने जो है विजय प्राप्त की। तो वो की थी गुप्त शासकों ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त ने जो है गण और संघों पर विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है कि दिग् निकाय निम्नलिखित में से क्या है। तो दिग् निकाय क्या है। तो वो है एक बौद्ध ग्रंथ जो है दिग् निकाय है। इसमें जो है बौद्ध के जो है व्याख्यान दिए गए हैं। बुद्ध के जो है व्याख्यान दिए 2300 वर्ष पूर्व जो है इसको लिखा गया था। 3 जो है निकाय और है। 3 पिटक भी है बुद्ध ग्रंथ में। अभिधम पिटक है, सुत पिटक है, विनय पिटक। तो वो भी एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उस समय उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था। अजात शत्रु वज्जी पे आक्रमण करना चाहता था, लेकिन वज्जी जो है काफी जो है वो एक मजबूत था। और उन लोग वो काफी अच्छे प्लान था वज्जी में, जिसपे जो है अजात शत्रु आक्रमण नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि अगर करेंगे तो हार जाएंगे। तो जिसकी वजह से वो अपने इसको जो है सलाहकार को बुद्ध के पास भेजा कि उससे जो है सलाह ले कि कैसे उस पर आक्रमण करे। तो वो कौन था। तो वो था वस्कार। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा वस्कार। और इसको बुद्ध ने कहा था कि आप जाके जो है उन लोगों में फूट डालिए, वज्जी संघ में फूट डालिए, तब जाके जो है आप वो कमजोर होंगे और तब आप आक्रमण कर सकते। तो ऐसा ही इसने किया था और उसके बाद जो है अजातशत्रु ने उस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेंस ग्रीस में जो है रिपब्लिक के विषय में जो है पूछ रहा है कि विचार करने के लिए। तो क्या सही है क्या गलत है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2500 साल पहले जो है उसने ऐसा एथेंस में लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी।
एथेंस में एक सभा थी, उस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि एथेंस में सभा होती थी और उसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो ये भी कथन सही है कि औरतों को जो है नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों को नागरिक का दर्जा जो है बहुत जमाने तक नहीं मिला, और अब जाके जो है लोगों को मिला है दर्जा। इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था जो है 5 और 6 चैप्टर था जो मैंने आप लोगों को करा दिया। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी लेक्चर आता रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।